हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड सो देखिए गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के प्रिपरेशन एंड स्ट्रेटेजी के बारे में। अगर आप CSIR नेट में फिजिकल केमिस्ट्री को अपना एक ऑप्शन लेके चल रहे हो, देखिए हम सबको पता है कि CSIR नेट में फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और कुछ हद तक थोड़ा बहुत एनालिटिकल केमिस्ट्री आता है। और एक स्ट्रेटेजी, एक ट्रेंड रहा है कि यूजुअली स्टूडेंट्स किसी दो सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं। अगर फिजिकल केमिस्ट्री आपका वन ऑफ द सब्जेक्ट है तो फिजिकल केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कहाँ से की जाए, कैसे की जाए और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, वो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग, किसी भी एग्जाम के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो चार चीज़ें जो होती हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले होता है कि आप उसका टॉपिक प्रिपरेशन करो, कहाँ से करो। उसके बाद प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो, और उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं MCQs, उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। और फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है मॉक टेस्ट, आप कैसे देते हो। तो अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कहाँ से करेंगे और टॉपिक प्रिपरेशन कैसे करेंगे। अब टॉपिक प्रिपरेशन करने के 3 तरीके हो सकते हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स के पास अलग अलग तरीका है। कुछ बच्चे होंगे जो सेल्फ स्टडी करेंगे, तो वो रेफरेंस बुक्स का सहारा ले सकते हैं। कौन सी रेफरेंस बुक्स यूज़ करनी है मैं अगले स्लाइड में आपको बता देता हूँ। कुछ बच्चे होंगे जो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री की प्रिपरेशन यूट्यूब से करेंगे, जो अलग अलग यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं, आप वहाँ से कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस को एनरोल किया हुआ है, उनका सब्सक्रिप्शन, पेड सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस में जाते हैं, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी वगैरह में। और कुछ होते हैं जो सिर्फ कोचिंग क्लासेस के नोट्स पर डिपेंड करते हैं, वो सेल्फ स्टडी करते हैं पर वो रेफरेंस बुक्स का यूज़ नहीं करते। वो किसी भी एक पर्टिकुलर कोचिंग क्लासेस का नोट्स मंगवा लेते हैं और अपनी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री की प्रिपरेशन वहाँ से करते हैं। तो आपके पास सबसे पहली चीज़ है कि आप ये डिसाइड कीजिए आप टॉपिक प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे। मैंने आपको इतने सारे ऑप्शंस दे दिए हैं। ऑनलाइन ऑप्शन जो है वो मेरा फेवरेट है। कोई भी स्टूडेंट जो आज अगर CSIR नेट की प्रिपरेशन करना चाहता है, अगर वो किसी तरीके से किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाता है, आपका टाइम बचेगा, आपकी एनर्जी बचेगी, आपका पैसा बचेगा। जितना पैसा ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस में लगता है उससे 10 टाइम्स कम पैसे में आप ऑनलाइन में पढ़ाई कर सकते हो। अच्छा, आप जब टॉपिक क्लियर कर लेते हो तो अगला आपका काम होना चाहिए नोट्स प्रिपेयर करना। आप कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर जब हम किसी कोचिंग क्लासेस में जाते हैं तो वहाँ से तो हमें नोट्स मिल जाते हैं, अगर आप ऑनलाइन जाओगे तो PDF मिल जाती हैं, ऑफलाइन जाओगे तो नोट्स मिल जाते हैं। फिर भी आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं। अपने नोट्स प्रिपेयर करने का मतलब होता है, मैं इसको कहता हूँ लास्ट मोमेंट रिवीजन नोट्स। अगर आप लास्ट मोमेंट रिवीजन नोट्स खुद के बना सकते हो एक पेपर पे, उस पूरे चैप्टर के मेन फार्मूला, उस चैप्टर की मेन समरीज, ग्राफ, चार्ट, डायग्राम, अगर आप खुद की हैंड राइटिंग में बनाओगे तो ये सबसे बेहतरीन काम हो सकता है। तो अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहीं से पढ़ रहे हो, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में पढ़ लिया है, उसके बाद आप एक पेपर पे पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का समरी बनाओगे जो आपको लास्ट मोमेंट रिवीजन में मदद करेगा। जब हम आपसे कहते हैं ना रिवाइज करके आना, मतलब आपको वो एक लास्ट पेपर जो होगा जिस पे आपने पूरे चैप्टर के मेन फॉर्मूले, समरीज बनाए हुए हैं, वो आप रिवाइज करके आओगे। तो हर स्टूडेंट को मेरी एक एडवाइस है कि अपना नोट्स खुद से बनाओ। इवन दो आप कोचिंग क्लासेस का नोट्स मंगवा रहे हो, फिर भी अपना नोट्स खुद से लिखो, और वो भी कब होना चाहिए, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद। उसके बाद सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिलेंगे? या तो आप गूगल पे जाके आप अगर CSIR नेट की वेबसाइट को सर्च करते हो, वहाँ से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, या जो कोचिंग क्लासेस होती हैं उनके क्लासेस के वेबसाइट्स पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे। आप सिर्फ डालो CSIR नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको वहाँ से मिल जाएंगे, और एनालिसिस करना स्टार्ट करो कि जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हो उस चैप्टर में से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद होता है MCQ प्रैक्टिस। देखिए फ़िलहाल मार्केट में मैं ऐसा कोई बुक नहीं जानता जहाँ पे सिर्फ CSIR नेट पॉइंट ऑफ व्यू से MCQs बनाए हुए होते हैं। तो आपके पास सबसे बेहतरीन तरीका मैं जो आपको बता सकता हूँ, अगर आपने कोई एक चैप्टर पढ़ लिया है, आप उस चैप्टर के JEE के क्वेश्चन, जैम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, TIFR, गेट, नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो भी आपकी MCQ प्रैक्टिस आराम से हो जाती है। नाउ लास्ट, आपने टॉपिक प्रिपेयर कर लिया, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, आपने MCQs अलग अलग JEE के, जैम के, TIFR, गेट, नेट के प्रैक्टिस कर लिए हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है मॉक टेस्ट। अब देखिए अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस में जुड़े हुए हो तो आपको मॉक टेस्ट वहाँ पे वो दिलाते हैं। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में लगे हुए हो तो भी वहाँ पर मॉक टेस्ट होते हैं। पर अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो
आप कहीं जा नहीं रहे हो, तो कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स होते हैं या कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं जो सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं। आप उन टेस्ट सीरीज़ के लिए एनरोल हो सकते हो, बहुत सस्ते में हो जाती है, शायद 500 रुपये से या 1000 रुपये तक लगता है। आप 500 या 1000 रुपये पे करके उनकी मॉक टेस्ट सीरीज़ में जा सकते हो। मेरी एक एडवाइस है, मैं फेल हुआ हूँ CSIR नेट में, अपने फेलियर से मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ। आप कितना ही पढ़ लो, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं और आपने मॉक टेस्ट दे के प्रैक्टिस नहीं करी है, तो आपकी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पानी में चली जाएगी। आप अगर सिर्फ पढ़ते रहोगे और अगर MCQ प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपके उस पढ़ने से आप नेट क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। क्योंकि जितना आप पढ़ रहे हो, जितना पढ़ना ज़रूरी है, उतना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, MCQ प्रैक्टिस करना और उस प्रैक्टिस के बाद एक मॉक टेस्ट देना बहुत ही कंपलसरी होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सिलेबस क्या है और हम कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें। ये तो मेन 4 चीज़ें थी जो आपको करनी है। अब प्रिपरेशन कैसे करी जाए? देखिए, मैंने फिजिकल केमिस्ट्री को डिवाइड कर दिया है 2 सेक्शंस में। जो पहला सेक्शन है वो है सिंपल और इंडिपेंडेंट टॉपिक, जैसे सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, पॉलीमर, आयोनिक एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फेज रूल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो काफ़ी सिंपल हैं, आराम से किए जा सकते हैं और इनमें से ही आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हो। अब देखो, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको डिफ़िकल्ट चैप्टर्स पढ़ने, किनका माइंडसेट होता है नहीं यार डिफ़िकल्ट चैप्टर्स पढ़ेंगे, बड़े टॉपिक्स पढ़ेंगे क्योंकि उनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इंडिपेंडेंट और सिंपल टॉपिक्स भी पढ़कर जाते हो तो भी आप बहुत अच्छा खासा फिजिकल केमिस्ट्री के एक पेपर को सॉल्व कर सकते हो, अटैम्प्ट कर सकते हो। अब देखो, कभी भी शुरुआत इन टॉपिक से करो। अब इंटर रिलेटेड या डिफ़िकल्ट टॉपिक्स में मैंने रखा है काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस, गैसियस स्टेट, थर्मोडायनामिक्स और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड है। KTG और गैस इंटर रिलेटेड है। KTG गैस आएगा तो थर्मोडायनामिक्स आएगा, थर्मोडायनामिक्स आएगा तो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स आएगा। तो इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आपको ये चारों टॉपिक एक साथ पढ़ने पड़ेंगे। आप अगर गैस पढ़ना चाहते हो, थोड़ा थर्मो पढ़ लो, थर्मो पढ़ोगे तो गैस पढ़ लो। तो इन यूनिट को आप लास्ट में पढ़ो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। टाइम कंज्यूमिंग है, डिफ़िकल्ट है, लेंदी है। अब डिफ़िकल्ट वेरी करता है, किसी के लिए बहुत सिंपल होगा, किसी के लिए डिफ़िकल्ट होगा, बट ऑन एन एवरेज यूजुअली थर्मो, स्टैटिस्टिकल थर्मो, KTG और गैस यूजुअली स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट और टफ जाता है, जो फिजिकल केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं या जो और ब्रांच के हैं और फिजिकल को अपना वन ऑफ द सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। प्लीज़ इन टॉपिक्स के साथ डायरेक्ट शुरुआत मत करो। कभी भी शुरुआत करो तो सॉलिड, काइनेटिक, सरफेस, पॉलीमर, ये ईजी टॉपिक्स हैं, मोटिवेशन देंगे, मोराल बूस्ट कर देंगे और आप इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाओगे। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप KTG, गैस, थर्मोडायनामिक्स, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स पे जा सकते हो। उसके अलावा आपके पास आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर और आपके पास आता है क्वांटम केमिस्ट्री एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी अपने आप में एक बहुत अलग यूनिट है, पर आप उसका रिलेशन क्वांटम के साथ कुछ हद तक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम केमिस्ट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपी आप अलग से एक साथ पढ़ो, आपको बहुत मदद करेगा। क्योंकि एटॉमिक आएगा तो क्वांटम अच्छे से समझेगा, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल क्या होती है, ऑर्बिटल्स क्या होती हैं। क्वांटम आएगी, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, उसके बाद वेव इक्वेशन क्या होता है, स्क्रोडिंजर इक्वेशंस क्या होते हैं, और आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी में, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत मदद मिलेगी। तो जो फिजिकल केमिस्ट्री को अपना टॉपिक्स मान रहे हैं उनसे मेरी एक एडवाइस है, आप कभी भी शुरुआत इन टॉपिक्स के साथ करो। इनमें से कोई भी एक टॉपिक उठा लो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। अब पढ़ें कैसे? जब भी आप नेट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो तो हमेशा याद रखना, नेट की प्रिपरेशन करने का एक रूल होता है कि सिलेबस वेल डिफाइंड नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि 11-12 का भी आ गया है, कभी कभी MSc में पढ़ा हुआ भी आ गया है, और कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है जो BSc के लेवल का होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे कहाँ से पढ़ना है। तो जब भी किसी टॉपिक को उठाओ, आप कोशिश करना उस टॉपिक को 11th-12th स्टैंडर्ड से उठाना, 11th-12th स्टैंडर्ड से। अगर आप MSc में हो और अगर आपको अच्छे से MSc पढ़ी है तो 11th-12th के टॉपिक्स को पढ़ने में मुझे नहीं लगता 2 से 3 घंटा या 1 से 2 घंटा से ज़्यादा लगना चाहिए। उसके बाद आपने BSc में जो पढ़ा उसको उठाओ और उसके बाद आपने MSc में जो पढ़ा है उसको उठाओ। एंड दिस शुड बी द पैटर्न। आप कोई भी टॉपिक उठा लो, अगर आप गैस भी पढ़ना चाह रहे हो, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो लोअर लेवल के गैसियस स्टेट को इग्नोर करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन हो गया, फिर उसके बाद में लंडन फोर्सेस हो गया, ये नहीं पढ़ते हैं क्योंकि 11th-12th में पढ़ाया जाता। वो डायरेक्टली चले जाते हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, KTG, VRMS, VM मोस्ट प्रोबेबल। आप कभी भी कोई भी टॉपिक की प्रिपरेशन
लोअर लेवल से शुरू करो, ताकि आप ये प्रोबेबिलिटी को रूल आउट कर दो कि क्वेश्चन कहीं से भी आए आप उसको अटैम्प्ट कर पाओगे और आपका मोरल बूस्ट होगा, ठीक है। तो डोंट मेक दिस मिस्टेक कि हम डायरेक्टली बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ेंगे। स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम दी बेसिक्स। नाउ क्वेश्चन ये है कि हम कहाँ से पढ़ें, ये तो आपने मैंने क्लासिफिकेशन करके दे दिया है, कहाँ से पढ़ें। देखिए, एक बुक मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, पूरी शर्मा पठानिया। मल्टीपल बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश करो एक ही बुक को पकड़ो और उस एक बुक में से आप मैक्सिमम चीज़ें निकाल सको। इतना याद रखना, एक बुक में सब कुछ नहीं मिल सकता। अगर पूरी शर्मा पठानिया में आपको रेफ़र कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पूरी शर्मा पठानिया में आपको सब कुछ मिल जाएगा और सब 100% मिलेगा, नहीं। पूरी शर्मा पठानिया एक टेक्स्ट बुक है जिसमें कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं, कुछ टॉपिक्स ढंग से नहीं बनाए हुए हैं, कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा रखी हुई हैं। तो आपको सेलेक्टिवली थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी कि जो चीज़ इसमें नहीं है वो आप एक्स्ट्रा कहीं से पढ़ो, और अगर कोई चीज़ है तो मेक श्योर कि वो क्या नेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। बट पूरी शर्मा पठानिया ओवरऑल आपका 80 to 90% सिलेबस कवर करने में मदद करेगा। तो अगर आप सिर्फ पूरी शर्मा पठानिया भी रेफ़र करते हो पढ़ने के लिए, तो आप 80 to 90% सिलेबस कवर कर सकते हो। एक और चीज़ याद रखना, पूरी शर्मा पठानिया में टॉपिक्स को लेंदी डिस्क्राइब नहीं किया है, क्योंकि वो एक टेक्स्ट बुक है, उसमें एक टॉपिक के लिए वो 100, 150, 200 पेज नहीं ले सकते, तो वहाँ पे चीज़ें आपको लिमिटेड मिलेंगी। अगर आपको डेप्थ में नॉलेज चाहिए, आपको डीप जाना है और अच्छे से समझना है, तो आपको गूगल का, यूट्यूब का और उस चैप्टर से रिलेटेड रेफरेंस बुक का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ और मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिटेल में पढ़ना है, मुझे लगता है पूरी शर्मा पठानिया में उतना डिटेल में नहीं दिया, टॉपिक है पर शॉर्ट में दिया है, तो अगर डिटेल में पढ़ना है तो आपको रेफरेंस बुक पे जाना पड़ेगा। रेफरेंस बुक कोई भी अच्छी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की निकाल लो, या गूगल का सहारा लो, या यूट्यूब, किसी यूट्यूबर ने अगर उस पर वीडियो बनाया है आप वहाँ से ले सकते हो। अगला, क्वांटम केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक होता है जिसको मैं कहूँगा पूरी शर्मा पठानिया से ना पढ़ें, अगर उसके लिए अलग से आर.के. प्रसाद की बुक रेफ़र करें तो ज़्यादा बेटर होगा। पूरी शर्मा पठानिया में भी क्वांटम दिया हुआ है, अगर आपको उसकी लैंग्वेज समझ में आ जाती है वेल एंड गुड। इसके अलावा मैक्वेरी करके एक बुक आता है, ईरा लवाइन करके एक बुक आता है क्वांटम केमिस्ट्री के लिए, आप वो रेफ़र कर सकते हो। अब मैं बहुत फ्रैंक एडवाइस देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है फिज़िकल केमिस्ट्री मतलब क्वांटम केमिस्ट्री, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि पूरा फिज़िकल केमिस्ट्री का पेपर सिर्फ क्वांटम केमिस्ट्री से निकलता है। अगर आपको क्वांटम केमिस्ट्री से डर लगता है या अगर आपको क्वांटम केमिस्ट्री नहीं पसंद है, आप छोड़ दो और बाकी के इतने टॉपिक्स जो मैंने यहाँ लिस्ट बना के दी है, आप इन टॉपिक्स को पढ़ के जा सकते हो। आप यकीन मानिए आप बहुत सुखी जीवन जियोगे, ठीक है, क्वांटम को स्किप करने के बाद, और आप मैक्सिमम क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओगे। क्वांटम इज़ अ नाइटमेयर फॉर मैनी स्टूडेंट्स, नहीं कर पाते हैं, डिफ़िकल्ट है, समझ में नहीं आता है, बहुत मैथमेटिकल है, ऑपरेटर्स आ जाते हैं, डेरिवेटिव इंटीग्रेशंस आता है। बायोलॉजिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को क्वांटम नहीं समझता है, मेरी एडवाइस है छोड़ दो, बाकी के टॉपिक्स को इतना अच्छा करके जाओ आप मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से निकाल पाओ, ठीक है। उसके बाद के.एल. कपूर एक अच्छी बुक है जो आप रेफ़र कर सकते हो, ये भी एक टेक्स्ट बुक टाइप है बट अच्छी बुक है, काफ़ी कुछ कवर किया है। स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर आपको पढ़नी है तो मैं आपको एडवाइस दूंगा, बैनवेल इज़ मोर देन इनफ फॉर फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, नॉट फॉर ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप ये सब नहीं करना चाहते, आप मल्टीपल बुक्स पे नहीं जाना चाहते, आप सिर्फ चाहते हो कि सर ऐसा कुछ बता दो जहां हमें सर्च ना करना पड़े, जहां हम श्योर हों कि ये नेट के लिए है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप कोचिंग क्लासेस के नोट्स को रेफ़र कर सकते हो। अब मैं कुछ कोचिंग क्लासेस के नोट्स को जानता हूँ, बहुत सारी कोचिंग क्लासेस हैं इंडिया में, जयपुर, दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, बेंगलोर, पुणे, आप हैदराबाद, मुंबई। मैं जिन कोचिंग क्लासेस के नोट्स को जानता हूं या जिनके कोचिंग क्लासेस के नोट्स को मैंने देखा है पर्सनली, मैं उनको रेफ़र कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बेस्ट हैं, दे आर बेस्ट, एवरीवन इज़ बेस्ट, हर नोट्स अपने आप में बेस्ट होता है, बट इन नोट्स को मैंने पर्सनली देखा है तो इसलिए मैं इनके बारे में बता सकता हूँ। अगर आप दिल्ली से नोट्स मंगाना चाहते हो तो करियर एंडेवर की जो कोचिंग क्लासेस हैं उनके नोट्स पर्सनली मैंने भी यूज़ किए हैं। मैं जब हैदराबाद में था तब मैंने उनको पढ़ा है, मेरे पास आज भी रखे हुए हैं, एंड दे आर रियली गुड, दे आर रियली गुड। आप कैम एकेडमी के नोट्स को मंगा सकते हो, वेद सर की जो क्लासेस हैं कैम एकेडमी, उनके नोट्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी कॉन्साइज एंड प्रिसाइज होते हैं। आप दिल्ली के इन दो कोचिंग क्लासेस के नोट्स मैंने रेफ़र किए हैं। दिल्ली में और भी बहुत सारी कोचिंग क्लासेस हैं, अगर आपको उनके नोट्स अच्छे लगते हैं आप मंगा सकते हो, ले सकते हो। मैं नहीं कह रहा कि वो ख़राब है,
एवरी नोट्स इज इक्वल। सब नोट्स जो बनते हैं वो रेफरेंस बुक्स में से ही बनते हैं, सिर्फ लैंग्वेज या टेक्स्ट या पिक्चर्स या वे ऑफ एक्सप्लेनेशन ऊपर नीचे हो सकता है। हैदराबाद की अगर मैं बात करूं जहां मैं पढ़ने के लिए गया था, अब बायोजेनेसिस के नोट्स काफ़ी अच्छे हैं एंड CS रेड्डी सर के नोट्स काफ़ी अच्छे हैं। अब CS रेड्डी सर के नोट्स हमने पर्सनली यूज़ किए थे, ठीक है, और कैरियर एंडेवर के नोट्स हमने पर्सनली यूज़ किए थे। CS रेड्डी सर के नोट्स में आपको डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा, पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ के लिए शॉर्ट, मतलब जिनको क्रैश कोर्स कहते हैं, उसके लिए वो नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे नोट्स हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मल्टीपल एग्जांपल्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स हैं, उनके हैंड रिटन नोट्स हैं, आप उनको कुरियर करके मंगवा सकते हो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो मंगवाना, पहले देख लेना, सैम्पल कॉपीज़ वगैरह चेक कर लेना, बाद में ये मत कहना योगी सर ने कहा था हमने मंगवा लिया हमें नोट्स पसंद नहीं आए, डायरेक्ट मत मंगवाना। अगर आप कैरियर एंडेवर, कैम एकेडमी, कोई भी कोचिंग क्लासेस का आप मंगा रहे हो, मेक श्योर कि पहले आप उनको टेस्ट कर रहे हो, उनके सैम्पल कॉपीज़ को चेक कर रहे हो, अच्छा लगा तो ही कुरियर करना, वरना आप रेफरेंस बुक से पढ़ सकते हो। फिर मैं बात करूँगा पुणे की एक कोचिंग क्लासेस है IFAS, ठीक है। अब IFAS के नोट्स मंगा सकते हो। मैंने IFAS के ऑर्गेनिक के नोट्स देखे थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे, काफ़ी अच्छे से जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उन्होंने बहुत अच्छे से बनाया हुआ था, आप ये मंगा सकते हो। मैं एक और एडवाइस दूंगा, हैदराबाद में राव सर करके, राव सर का एक क्लासेस है राव सर का, तो उनके भी नोट्स काफ़ी अच्छे हैं ऑर्गेनिक के लिए। तो अगर आप हैदराबाद से राव सर के नोट्स मंगा सकते हो ऑर्गेनिक के लिए, वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर फ्यू कोचिंग क्लासेस जो इंडिया में फ़िलहाल हैं जहाँ से आप नोट्स कुरियर करके मंगवा सकते हो, और भी होंगी, मैं प्लीज़ मेंशन कर रहा हूँ। किसी भी कोचिंग क्लासेस का नाम लेना या उनको प्रमोट करना या उनके बारे में कुछ बोलना थोड़ा रिस्की हो सकता है, बट मैं ये रिस्क ले रहा हूँ क्योंकि दे आर रियली गुड और उनके नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। अब आता है कि हम स्टार्ट कैसे करें। देखो, अगर आप कभी भी CSIR नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो एक एडवाइस है, हमेशा स्टार्ट करो एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ, जो कि 11-12 का बोहर्स मॉडल का है। 11th एंड 12th, देखो जो मैं बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि ये रूल हर किसी पे लागू होता है, और इस ट्रेंड को फॉलो करने से आप 110% नेट क्वालिफाई हो जाओगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है या मेरा तरीका है, आपका तरीका शायद मेरे से बेटर हो या मेरे से बहुत ही अच्छा हो, आप अपने तरीके को फॉलो कर सकते हो। ये एक एडवाइस है मेरी तरफ से, ये लागू होती है या नहीं होती है वो डिपेंड करता है आप किस टाइप के स्टूडेंट हो। आपके पास अगर और भी अच्छी टेक्निक है ना, और भी अच्छा कोई रिलेशन या कनेक्शन है जिससे पढ़ने से नेट क्वालिफाई किया जा सकता है अच्छे रैंक से, अच्छे मार्क्स से, तो आप उसको फॉलो कीजिएगा। मेरी एडवाइस ये है कि हमेशा शुरू करो 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ, फिर चले जाओ गैसियस स्टेट पे। गैसियस स्टेट पढ़ते समय आप 11th एंड 12th का ही गैसियस स्टेट पढ़िएगा, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, उसके बाद में एंड्रयूज आइसोथर्म हो गया, KTG के इक्वेशन VRMS वी मोस्ट प्रोबेबल, और उसके बाद में एंड्रयूज आइसोथर्म हो गया, रियल गैस इक्वेशंस हो गया, वो सब पढ़ लीजिए। उसके बाद में आप चले जाइए सॉलिड स्टेट पे। सॉलिड स्टेट 11th एंड 12th स्टैंडर्ड से शुरू कीजिएगा, NCERT उठा के पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, और उसके बाद BSc का पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद MSc का पढ़ लीजिएगा। एक एडवाइस देता हूँ, सॉलिड स्टेट फ्री डोमेन में बहुत अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। काफ़ी यूट्यूबर्स ने काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं सॉलिड स्टेट के, आप उनसे भी पढ़ सकते हो, आपकी काफ़ी मदद करेगा। उसके बाद आप चले जाइएगा काइनेटिक्स पे, केमिकल काइनेटिक्स पे। मेरे चैनल पे मैंने केमिकल काइनेटिक्स की जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है 47 या 48 वीडियो की, वो नेट लेवल तक के वीडियोस को कवर करती है। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, या लास्ट के जितने भी टॉपिक्स हैं वो नेट लेवल के हैं। कुछ टॉपिक्स मिसिंग है, अभी तक मैंने नहीं बनाया है, जैसे कोलिजन थियरी के बाद में लैंगम्यूरे जो यूनिमोलिकुलर कोलिजन्स है, या उसके आगे की जो थियरीज़ हैं, थियरीज़ पे मैंने अभी तक वीडियोस नहीं बनाए हैं, प्रोबेबली वो मिल जाएंगे। तो आप काइनेटिक्स से शुरू कीजिए। उसके बाद में आप चले जाइए सोल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव पे। सोल्यूशन कॉलिगेटिव्स पढ़ने के बाद कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद क्लॉसिस-क्लैपेरियन इक्वेशन वहाँ पे आ जाता है। आप चले जाइएगा केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। अब केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम एज सच अगर आप 11th-12th का भी पढ़ लेते हो तो भी मोर देन इनफ। बहुत क्वेश्चन बनते हैं केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम पे, पीएच पीओएच से रिलेटेड, एसिड बेस से। इसमें ना आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री आ जाएगी। एनालिटिकल केमिस्ट्री मतलब एसिड बेस टाइट्रेशन, पीएच का वैल्यू क्या है, एसिड बेस मिक्सचर क्या होता है, बेस और बेस का मिक्सचर ऐड करोगे तो पीओएच कितना हो जाएगा। तो एक लंबा यूनिट है, बड़ा यूनिट है। मैं एडवाइस करूँगा केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम कैरियर एंडेवर की बुक में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, बहुत अच्छे से उन्होंने बनाया है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, मैंने उसको रेफ़र किया। उसके बाद आप जा सकते हो फेज़ रूल पे। देखो फेज़ रूल पढ़ने के लिए मैं आपको कहूँगा पूरी शर्मा पठानिया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, बहुत अच्छे से फेज़ रूल को बताया हुआ है। और मेरे चैनल पे केमिस्ट्री अनटोल्ड पे भी फेज़ रूल पूरा अवेलेबल है, कुछ टॉपिक्स को छोड़ के। तो काइनेटिक्स और फेज़ रूल आप मेरे चैनल से कर सकते हो। गैसियस स्टेट मैं पढ़ा रहा हूँ, आने वाले 1-2 महीने में मेरा गैसियस स्टेट चैनल पे पढ़ा के हो जाएगा, और मैंने 11-12 से स्टार्ट किया है।
बहुत ही बेसिक से, आप उसको रेफ़र कर सकते हो। उसके बाद में मैं कहूँगा सरफेस केमिस्ट्री एंड पॉलीमर। सरफेस केमिस्ट्री है और पॉलीमर है, ये वो यूनिट है जिसके बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। सरफेस केमिस्ट्री में कोलॉइड आ जाएगा, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री बीईटी इक्वेशन आ जाएगा, लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म आ जाएगा। पॉलीमर बहुत सिंपल यूनिट है, पॉलीमर को बहुत आसानी से आप कर सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक कर लेना कैसे क्वेश्चन आते हैं, उस हिसाब से प्रिपरेशन करना। तो देखो यहाँ तक जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए, ये वो टॉपिक्स हैं जो ईजी हैं, गैस, सॉलिड, काइनेटिक सॉल्यूशन, आयोनिक, फेज रोल, सरफेस, पॉलीमर। इसके बाद के जो टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं ये कॉम्प्लिकेटेड हैं और ये टाइम कंज्यूमिंग है, इनमें टाइम लगेगा और इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम जाता है। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत बड़ा यूनिट है, ठीक है, और उसमें एनालिटिकल पोलेलोग्राफी ऐड हो जाता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर आप पढ़ना शुरू कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप अच्छा खासा टाइम लेके कर रहे हो, जल्दबाजी में मत करना और प्रेशर में आके मत करना। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वास्ट है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, एनालिटिकल आ जाएगी और उसको टाइम लगेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करने के लिए मैं कहूँगा कोचिंग क्लासेस के नोट्स रेफ़र करो तो ज़्यादा बेटर होगा। और अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए मैं कह सकता हूँ पूरी शर्मा पठानिया इज़ रियली गुड बुक, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छे से सब कुछ कवर किया है। उसके बाद में आता है क्वांटम केमिस्ट्री एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब आप कहोगे एटॉमिक पहले भी लिखा था, बाद में भी लिखा था, ये एटॉमिक 11th-12th का था, जहाँ पर क्वांटम नंबर्स तक आके चीज़ें ख़त्म हो जाती थी। ये एटॉमिक है हाइड्रोजन एटम का, वेव ऑर्बिटल्स का, वेव इक्वेशंस आ गया, फिर उसमें पर्टर्बेशन थियरी आ गया। तो वो वाला पार्ट जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का है, जहाँ पर आप क्वांटम को अप्लाई करते हो हाइड्रोजन एटम पे। क्वांटम केमिस्ट्री, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपको क्वांटम केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आप सिर्फ बेसिक्स पढ़ के जाइए। पोस्टुलेट्स पढ़ लीजिएगा, हैमिल्टोनियन इक्वेशन पढ़ लीजिएगा, पार्टिकल इन 1 डायमेंशन, पार्टिकल इन 3 डायमेंशन पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी सिंपल है। आप पर्टर्बेशन थियरी, हक्कल थियरी जो आगे आने वाले मॉलिक्यूल्स में कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम पे जो लगती है, अगर आपको लग रहा है वो आपसे नहीं हो सकती है, आप उसको छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में आता है केटीजी, थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। ये बहुत बड़ा यूनिट है। यूजुअली मैंने नोटिस किया है कि क्वांटम और थर्मो ये फिजिकल केमिस्ट्री में डरावनी चीज़ें हैं, ये डरावने भूत हैं। लोग अक्सर, जितने भी स्टूडेंट्स जब भी पढ़ते थे, इन दोनों ही टॉपिक से हमें डर लगता था। पर मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, क्या इन दोनों ही टॉपिक में से पेपर बनता है? क्या ये दोनों टॉपिक नहीं पढ़ोगे तो नेट का पेपर नहीं दे सकते? ऐसा नहीं है। तो अगर आप फिजिकल ले रहे हो, अगर आप बाकी टॉपिक्स पढ़ के जाते हो और इन दो टॉपिक्स को अगर आप छोड़ भी देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप पढ़ना चाहते हो तो थर्मोडायनामिक्स और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के लिए मैं आपको कहूँगा कि एरा लेवाइन का बहुत अच्छा बुक है। एरा लेवाइन के अलावा ग्लासस्टोन का जो बुक आता है, ग्लासस्टोन का एक छोटा सा ग्रीन कलर का बुक आता है, वो भी बहुत अच्छा है। और इवन पूरी शर्मा पठानिया में भी थर्मोडायनामिक्स काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, या कोचिंग क्लासेस के नोट्स तो ऑल टाइम बेस्ट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा केटीजी काफ़ी सिंपल है, केटीजी कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, केटीजी पढ़ सकते हो। अगर गैस आपका पढ़ के हो गया तो केटीजी को पढ़ने में टाइम नहीं जाएगा। फिर आता है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। देखिए स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के यूट्यूब पे भी ज़्यादा वीडियो नहीं है, और अगर मैं एक बुक बताऊं तो एक MC गुप्ता करके एक बुक आती है, वो भी एक बहुत अच्छी बुक है MC गुप्ता करके। या कोई भी एक स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स की बुक उठा लो पार्टीशन फंक्शन वगैरह पढ़ने के लिए। मुझे लगता है मेन फार्मूला पढ़ लो तो काफ़ी काम आप उसमें से, क्योंकि हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आता है और वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है जिसको आप टैकल कर सकते हो। फिर आती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी 2 हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैं फिजिकल एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ। दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए बैनवेल मुझे लगता है मोर देन इनफ होगा। और स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो बहुत सारे वीडियो मेरे ही अवेलेबल हैं, IR के, रोटेशनल के, रमन के मैंने बनाए हुए हैं, UV विजिबल के अगर आपको पढ़ने हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए मैं एक और चीज़ रेफ़र कर सकता हूँ, आप एक तो मेरा चैनल यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ केमिस्ट्री अनटोल्ड, ठीक है। केमिस्ट्री अनटोल्ड आप रेफ़र कर सकते हो। यूट्यूब चैनल की अगर बात करूँ, आप गेट केमिस्ट्री पे जा सकते हो, गेट केमिस्ट्री पे भी सर ने, आफ्ताब सर ने काफ़ी अच्छा पढ़ाया हुआ है। आप इसके अलावा ऑल अबाउट केमिस्ट्री करके एक चैनल है नूरुल हुड्डा सर का, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा पढ़ाया हुआ है। और आप जा सकते हो जे केमिस्ट्री पे, ठीक है। राठी मैम ने भी काफ़ी अच्छा जे केमिस्ट्री पे स्पेक्ट्रोस्कोपी को कवर किया है। तो अच्छे खासे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी कवर कर। स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको फ्री डोमेन में काफ़ी मिलेगा। और अच्छे से अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है तो एक चैनल है डॉक्टर पुष्पेंद्र सर का,
पर उन्होंने जो पढ़ाया है वो डिटेल में, मतलब नेट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाया, काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है, पर वो इन जनरल पढ़ाया है। नेट पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने फोकस नहीं किया है। एक बायो करके चैनल है, ठीक है, बायो करके है, आप उसको रेफ़र कर सकते हो। तो ये कुछ चैनल्स हैं यूट्यूब में जहाँ पे आपको फ्री डोमेन में चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी आपको समझ में आई। स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल सी है। सबसे पहले उन टॉपिक्स को उड़ाओ जो सिंपल हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जहाँ दिमाग ख़राब नहीं होता, ताकि एटलीस्ट हम कुछ क्वेश्चंस को फिक्स कर सकें। और उसके बाद अगर हिम्मत और मोटिवेशन बचता है तो आप ये जो बड़े टॉपिक्स हैं, ये कुछ जो तुर्रम खान टॉपिक्स यहाँ रखे हुए हैं, थर्मो, काइनेटिक्स, स्टैटिस्टिकल, क्वांटम, इनको उड़ाओ और कोशिश करो। अगर वो नहीं हो सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर इन टॉपिक्स को भी पढ़ के चले जाते हो तो भी मोर देन इनफ होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक जो छोटी सी स्ट्रेटेजी मैंने बताई उन स्टूडेंट्स के लिए जो फिजिकल केमिस्ट्री को अपना टारगेट रख रहे हैं। याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट मेरी जो टिप है, जो मेरी गलती मैंने करी थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। MCQ प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट अगर आप नहीं दोगे, आप कितना ही प्रिपरेशन कर लो, वो प्रिपरेशन आपकी फ्रूटफुल नहीं होगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, कितना ही पढ़ लो, अगर आपने अपने हिसाब से लास्ट मोमेंट रिवीजन नोट्स नहीं बनाए तो आप नहीं कर पाओगे। अगर मेरे लास्ट मोमेंट रिवीजन नोट्स देखने हैं जो मैंने हैदराबाद में पढ़ते समय बनाए थे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है। जिस लिंक में मैंने जो नोट्स रखे हुए हैं, उसमें कुछ चैप्टर के नोट्स मैंने डाले हुए हैं, वो लास्ट मोमेंट रिवीजन नोट्स हैं, ठीक है। लिंक में आप उनको डाउनलोड कर सकते हो, पेड हैं, आप उनको डाउनलोड कर सकते हो, आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएगा। वहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको लास्ट मोमेंट रिवीजन नोट्स कैसे बनाने हैं। कभी कभी एक पेज में नहीं होता, 4-5 पेज भी लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर कोशिश करो कि आप लास्ट मोमेंट रिवीजन नोट्स खुद के बनाओ। अगर नहीं टाइम मिल रहा है तो आप मेरे बनाए हुए नोट्स का यूज़ कर सकते हो या किसी और के बनाए हुए नोट्स का यूज़ कर सकते हो। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट मोमेंट रिवीजन नोट्स कैसे बनाए जाते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, ताकि आप लास्ट के जो 10-15 दिन बचेंगे नेट के पहले या नेट वाले दिन, आप क्या रिवाइज करके जा रहे हो, क्या पढ़ के जा रहे हो। एंड इनकेस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको और क्या चाहिए, या मैं क्या और आपको एडवाइजेस या मेरी तरफ से आपको क्या गाइडेंस चाहिए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो सके। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।